today we are basically going to talk about the remaining MCQs. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. The first topic is basically today is a pneumothorax. Pneumothorax is one of the those MCQs जो कि come up in an exam और आपको थोड़ी सी एनाटॉमी का इतना अंदाजा है बेसिकली लंग्स की दो लेयर है प्लूरा की ना सराउंडिंग में और whenever there is basically the air in the pleura उसको कहते हैं pneumothorax air. अब द whatever basically you are आपसे जो एक्सपेक्टेशन होती है एग्जाम के अंदर वो होती है उन एग्जामिनेशन ना देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर्स जिनकी आपकी फाइंडिंग्स आपने कोरिलेट करनी होती हैं. अब मैं आपको आज समझाऊंगा और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा. अगर आप लोगों का कोई इसमें इशू हुआ तो आप लोगों ने मुझे बताना है बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस. ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपके लिए इतना बेनिफिशियल ना हो बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में और आगे आप एग्जाम्स दोगे उनमें ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा. देखो देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. इस तरह न्यूमो है, प्लूरल इफ्यूजन है, नमोनिया है. ठीक है, इनको ही कर लेते हैं सिर्फ. इनको करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ. ये देखिए ये लंग्स है, ये प्लूरा है. नॉर्मली जो प्लूरा की दोनों लेयर्स होती है ना वो स्टिक हुई होती है. ठीक है, स्टिकिंग होती है, इनमें एयर बेसिकली इतनी नहीं होती कि कोई मसला. तो अब ये लंग्स का बेसिकली आ रहे हैं, एयरवेज ब्रेक होते हैं और ये आपने स्टेथोस्कोप बाहर रखा होता है जो आपने जिससे आप साउंड सुनते हैं. अब देखिए whenever you are listening to a sound ना, ये बात आप लोगों को इतनी फिजिक्स तो हर बच्चे को पता है कि देखिए साउंड अपर एयरवेज से छोटे छोटे एयरवेज में जब आती है ना तो वो ऊपर में ब्रोंकियल होती है, ब्रोंकियल से वो वेजिकुलर होती है और आपके स्टेप पे वेजिकुलर साउंड आ रही होती है. ये बात तो आप लोगों को पता है. लेकिन आप मुझे खुद बात बताएं कि अगर मैं कहूँ ये वाली जो स्पेस है प्लूरा की इसमें एयर आ जाए ज्यादा एक्स्ट्रा तो क्या आपके स्टेप तक साउंड पहुंच सकेगी? आप लोग टाइप करेंगे नीचे आंसर. ठीक है, पहुंच सकेगी स्टेप तक साउंड? अगर बीच में कोई ब्रेक आ जाए, एयर आ जाए, फ्लूइड आ जाए, ब्लड आ जाए, क्या साउंड पहुंच सकेगी आपके स्टेप तक? नो. ठीक है, दैट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल. सो क्या होता है बेसिकली न्यूमोथोरेक्स में प्लूरल इफ्यूजन के अंदर जो ब्रेथ साउंड्स होते हैं ना, ब्रेथ साउंड्स वो क्या होते हैं? एब्सेंट या डिक्रीज हो जाते हैं. गुड. लेकिन एक चीज अगर आप मुझे एक बात बताएं, जो खाली बर्तन होता है, खाली बर्तन को जब आप परकर्स करते हैं तो कैसी साउंड आती है? खाली बर्तन को एयर हो जिसमें रेजोनेंट होता है ना वो. तो जो परकर्शन होती है वो क्या होती है? रेजोनेंट. ठीक है, लेकिन जो प्लूरल एफ्यूजन है उसमें तो फ्लूइड पड़ा हुआ है तो परकर्शन क्या होती है? डल होती है. ठीक है, और नमोनिया को सिंपल याद रखो बच्चों कि नमोनिया जब भी होता है बेसिकली व्हाट इज नमोनिया? कंसोलिडेशन. ये आपके एयरवेज थे, ये ट्रेकिया डिवाइड हुआ, ये चेस्ट वॉल थी, यहाँ पे आपने स्टेथ रखा हुआ है, इधर कोई कंसोलिडेशन बीच में आ गई है इस जगह पे. ब्रोंकियल ने वेजिकुलर में कन्वर्ट होना था, यहाँ पे सॉलिड चीज आ गई. इतनी बात आपको पता होगी जो एयर साउंड होता है ना वो सॉलिड चीज के थ्रू ज्यादा ट्रेवल करते हैं. तो ब्रेक क्योंकि आया नहीं है, वेजिकुलर में कन्वर्ट करने से पहले बीच में कंसोलिडेशन आ गई है तो यही ब्रोंकियल साउंड आगे कंटिन्यू होगी और आपके स्टेथ में आएगी. तो नमोनिया में ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है. ठीक है, और परकर्शन जाहिर है बीच में कंसोलिडेशन है तो डल होती है. इसको स्टोनी डल कहते हैं लेकिन को नहीं एग्जामिनेशन में इतनी फील होती नहीं है. किसी को कोई मसला इसमें? एनी स्टूडेंट? 23 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, क्योंकि मैंने अभी पूछना है क्वेश्चन. ठीक है, और फिर अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि आप सोए हुए हैं क्लास के अंदर. सो आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन. आप बेसिकली आपके पास एक पेशेंट है, 16 ईयर ओल्ड, टीबी का पेशेंट है. अभी आपके पास आया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ. ऑन एग्जामिनेशन पे ट्रेकिया जो है वो सेंट्रल है, उसके जो ब्रेथ साउंड्स है वो एब्सेंट है और परकर्शन जो है वो रेजोनेंट है. क्या डायग्नोसिस होगा?
व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? आप लोगों ने टाइप करना है बच्चों, मैं स्टैचूज को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? क्योंकि बाद में फिर आप लोगों ने फीडबैक मुझे देना होता है डेफिनेटली कि आपको समझ आया है या नहीं। ये चीजें पढ़ाने का मकसद पता है क्या होता है? फिर मैंने आगे जब स्पीड मारनी होती है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट समझाया होता है, फिर आप लोगों को होता है मसला कि सर आपने थोड़ी स्पीड कर दी है, इसलिए बी एक्टिव इन माय क्लास। अब ये आप देखें, ये डिस्ट्रैक्टर जो आपको एग्जाम में आएंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्लूरल एफिजन। अब मैं आपको एक यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर करने से पहले एक और बात बताता हूँ। ये बात तो आप लोगों में से ज्यादातर जाहिर सी बात है हाउस जॉब आप लोगों ने की होगी, आप एफसीपीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं, जब आप ईआर के अंदर चेस्ट पेन देखते थे तो आपके जहन में क्या डिजीज आते थे? द कॉमन डिजीज विच कम इनटू योर माइंड बेसिकली, या तो हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या लंग्स का हो सकता है, या वेसल का हो सकता है, या चेस्ट वॉल का हो सकता है। ऐसी बात है, ठीक है? हार्ट में आपने कहा एमआई, एमआई से ज्यादा अच्छी टर्म मैं क्या यूज करूंगा? एमआई से ज्यादा अच्छी टर्म एनीवन? एंजाइना? नो। एनीवन एल्स? बी एक्टिव बच्चों, ट्राई टू पार्टिसिपेट मैक्सिमम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है, एसीएस। एसीएस में बेसिकली क्या होता है, उसके आगे 3 टाइप्स हैं, अनस्टेबल एंजाइना, एमआई एंड स्टेमी और स्टेमी, ठीक है? इन 3, मुझे ये बताएं कि ट्रॉप किस में पॉजिटिव होते हैं? स्टेमी और एनस्टेमी में पॉजिटिव होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना में ट्रॉप नेगेटिव होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है? ये आपका आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। ईसीजी आप करवाएंगे, अनस्टेबल एंजाइना की ईसीजी कोई स्पेसिफिक नहीं होती, ट्रॉप नेगेटिव होते हैं, लेकिन क्या चीज, पेन की ड्यूरेशन ग्रेटर देन 20 मिनट्स, इन सब में 20 मिनट से ज्यादा, ठीक है? फिर आगे आ जाओ लंग्स की पैथोलॉजी, क्या क्या हो सकती हैं? न्यूमोथोरेक्स बता दी है, यही एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स आपको बता दी हैं। फिर होगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता है? क्या नाम है उस क्राइटेरिया का? एनीवन? वेल्स, वेल्स क्राइटेरिया, ठीक है? तो वेल्स क्राइटेरिया बेसिकली होता है एक्यू, इसमें क्या हिस्ट्री होगी? पेशेंट टैकीकार्डिक होगा, बेड बाउंड होगा, ठीक है, इस तरह का, या कोई मैलिग्नेंसी होगी, और सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। फिर उसके बाद ये सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की डिजीज है। वेसल का बेसिकली वो ही हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और चेस्ट वाल के अंदर जो मसले होते हैं वो कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस होते हैं। सो हमेशा याद रखना है कि इस तरह आपने अपने जहन में डिजीज बनाने होते हैं चेस्ट पेन के। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको सिनेरियो में जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म मिलेगा आप कैसे पिक कर लोगे, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। कार्डिक टेम्पोनार्ड इज समथिंग डिफरेंट एंटिटी, वो इतना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लेकिन उसके साथ एक ट्राइड होता है। और ट्राइड में क्या क्या होता है? जेवीपी रेस्ड, मफल्ड हार्ट साउंड, ठीक है, और लो बीपी, इसको कहते हैं कार्डिक टेम्पोनार्ड। इसी में अगर आप प्लस कर दें एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, ठीक है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, तो आप लोग मुझे बताएं इसको फिर क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे? लो बीपी, रेज जेवीपी और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। फिर डीडी क्या होगा? फिर आप कहेंगे दिस इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है? और इसमें ट्रेकिया जो होता है वो अपोजिट साइड पे डेविएट करता है, ये हमेशा याद रखना है। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हाउ द पेशेंट जेवीपी वाला रेस है, चेस्ट एक्सरे में न्यूमोथोरेक्स में फाइंडिंग बताई है, सडन डिस्निया होगा, हाइपर रेजोनेंट होगा और डिक्रीज ब्रेथ साउंड होते हैं। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन अक्सर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी बॉडी में जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 होता है ना, ये 24 25 हाइड्रोक्सी में जब भी कन्वर्ट होना 24 25 जो हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में, तो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है।
ये बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है कि ये 25 को 125 में कन्वर्ट होने से बचाता है, जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है। और ये कब होता है? जब भी बॉडी के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो या फॉस्फेट ज्यादा हो, स्पेसिफिकली कैल्शियम ज्यादा हो। ये बॉडी को एक फीडबैक देता है कि भाई तुम एक काम करो, इनएक्टिव फॉर्म को बनाना ज्यादा शुरू कर दो, इस पाथवे को बंद कर दो। तो ये आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन होता है, इसमें आपने याद रखना है एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 की कौन सी है? 125। ठीक है। स्टोरेज फॉर्म 25 को ये होती है कैल्सिडाइल, ये आप लैब टेस्ट में करवाते हैं। और पीटीएच प्रमोट करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को। ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज होता किस जगह पे है? किस ऑर्गन में होता है? एनीवन? 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज किस जगह पे होता है? किडनीज के अंदर। ठीक है, शाबाश। और ओके, सो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस बेसिकली क्या होता है? दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई लीडिंग टू द नेफ्रिटिक सिंड्रोम या प्रोग्रेसिव रीनल इम्पेयरमेंट। ये भी एक वंस इन अ लाइफ समझने वाला कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी में काम आएगा। देखिए, देयर आर टू डिसऑर्डर्स जो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में ब्रॉडली हम इसको कहते हैं ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। एक होता है नेफ्रोटिक, एक होता है नेफ्रिटिक। ठीक है। इन दोनों के अंदर हिस्टोपैथ में जाने से सिंपल तरीका इसको कैसे याद रखना है, इसमें जो 24 आवर यूरिन होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है 4.5। ठीक है। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली उससे लेस ही होता है। फिर एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो पेशेंट होते हैं ये नॉर्मोटेंसिव होते हैं, ये वाले हाइपरटेंसिव होते हैं। ये वाले पेशेंट के अंदर एलडीएल टैग्स ये रेज्ड होते हैं, इनमें नॉर्मल होते हैं। इन पेशेंट का जो यूरिन आरई होता है उसमें फैट सेल्स आप कह सकते हैं, या फैट ओवल बॉडीज नजर आती हैं। फैट बेसिकली लिपिड आ रहे होते हैं। प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन आते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें हीमाचूरिया नहीं होता। ठीक है। और कास्ट भी नहीं होती। कास्ट क्या होती है? बेसिकली ये नेफ्रॉन्स है ना, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ऐसे है। तो जब आरबीसीज ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस का मतलब सिंपल आप याद रखें कि टू मच सेल्स रप्चर होकर नीचे आएंगे यहाँ से मेम्ब्रेन से, तो ये टेक अप द शेप ऑफ द ट्यूब्यूल्स। इस तरह के ना ऐसे पैलेट से आपको नजर आते हैं और यूरिनरी की माइक्रोस्कोपी में। इसको कास्ट कहते हैं। आरबीसीज की कास्ट बेसिकली नजर आती है। तो आज इसमें कास्ट नहीं होती, इसमें आरबीसीज की। इसके यूरिनरी के अंदर बेसिकली हिमाचूरिया भी होता है, आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज की कास्ट होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो डिसमॉर्फिक होते हैं। ठीक है। इनकी जो लैब्स होती हैं, लैब्स में इनका यूरिया और करेक्ट नॉर्मल होता है, इनका डिरेंज होता है। और ज्यादातर नेफ्रेटिक जो होते हैं ना, वो सडनली डिरेंज होता है। इनको इसलिए रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कहते हैं। तो क्लास में है अदील खान। डॉक्टर अदील, आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, फॉर एग्जांपल एक यंग पेशेंट है 16 ईयर ओल्ड का। ठीक है। उसको एडिमा है, प्रोटीन उसकी ग्रेटर देन 4.5 है, एलडीएल उसका रेस्ड है। क्या डायग्नोसिस आप बनाओगे? व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। गुड, एक्सीलेंट। ठीक है। सो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डिफरेंशियल होगा। इसी तरह आपने याद रखना है कि यहाँ पे जिस तरह ये नेफ्रोटिक है, प्रोटीन यूरिया के साथ होते हैं, ये उन्हें ब्रॉडली कह दिया, इनको ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कहेंगे, बट हिमाचूरिया और आरबीसीज की कास्ट नहीं होती। ठीक है। पायलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन होता है, फीवर के साथ होता है, इसमें डब्ल्यूबीसीज की कास्ट होती है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कभी भी आप इसके डिफरेंशियल में कम ही रखते हैं, क्योंकि उसमें हाइपरटेंशन पेशेंट होता है। जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है, ये ज्यादा एंटीबायोटिक से होता है। नोटोरियस एंटीबायोटिक किसी को पता है कौन सी है इनमें? इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की आप लोग टाइप कर सकते हैं, रिफेम्पिसिन हो गई, अमोक्सिक्लेव हो गई। ठीक है। ये वाली पेनिसिलिन वाली जितनी ड्रग्स होती हैं, स्ट्रेप्टो कम करती है, ज्यादा जिनमें पेनिसिला ग्रुप आते हैं।
ठीक है। रैपिडली प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी मरीज का क्रेक वर्सनिंग में हो जाता है, या आप लोग आईसीयू में पेशेंट ऐसे देखते हो। जो पोस्ट स्ट्रेप्टो होता है 1 to 3 वीक्स बाद होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट लो होते हैं, टाइटर ज्यादा होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है आईजीए नेफ्रोपैथी, दोनों नेफ्रेटिक है। इसमें 1 वीक की हिस्ट्री होती है कि 1 हफ्ता पहले सोर थ्रोट हुआ था। पोस्ट स्ट्रेप्ट में 2 वीक्स अप्रोक्सीमेटली की हिस्ट्री होती है। गुड पास्चर में पेशेंट में हिमोचूरिया भी होता है और हिमोप्टोसिस दोनों चल रहा होता है। ठीक है। अब ये आपको सोमैटोस्टेटिन के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के हवाले से, जिस तरह सोमैटोस्टेटिन है जो बेसिकली ये डी सेल से रिलीज होता है, और ये जीआईटी ट्रैक्ट में और हाइपोथैलेमस में काफी सारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिक्रीशंस को कम करता है, जिस तरह से मेंशन किया हुआ है। ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, गैस्ट्रिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ये मल्टीपल डिसऑर्डर में। ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल यूज क्या है, इसके एनालॉग्स यूज होते हैं एक्रोमेगली ग्रोथ हार्मोन को कम करने के लिए, वाइपोमा के अंदर, कार्सिनाइड में, वेरिसल ब्लीड में ये कहा जाता है इजोफेजियल, जब ब्लीड के साथ पेशेंट आता है ऑक्टेरोटाइड आप दे सकते हैं पेशेंट को, और ग्लूकानोमा। अब आपको पता होगा ये ग्लूकानोमा प्रेजेंट कैसे करता है। इन पेशेंट का क्या होता है, ग्लूकोज ज्यादा, ठीक है, और इसमें माइग्रेटरी रैश होती है। ये एफसीपीएस में तो कम ही चांस है, आगे एग्जाम आपकी जिंदगी में लोगे उसमें आते हैं। सेक्रोटिन के बारे में आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट रिलीज करता है, पीएच ज्यादा कर देते हैं ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। गैस्ट्रिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है सेक्रोटिन की एसिड के सिक्रीशन को। सोमैटोस्टेटिन सब कोई बंद करता है, इसको भी बंद नहीं करता है, गैस्ट्रिन को भी बंद करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन को भी करता है। ठीक है। ग्लूकागोन का काम आपको पता है इंसुलिन के अपोजिट है, ग्लूकोज को ज्यादा करना। ये ऑक्टेरोटाइड थेरेप्यूटिक यूज इसका बता रहे हैं किधर किधर होता है। ये इंसुलिन जिन सबको कम करता है। आपने जो बस वर्ड इसके बारे में याद रख लेना कि एक्रोमेगली और पोर्टल हाइपरटेंशन यहाँ पे यूज होता है। सूडोजेंटोमा पेरिटोनाइट जो होता है ये, अच्छा, ये एसाइटीज होती हैं लेकिन जेलेटिन की तरह की, स्टिकी म्यूसिन सेक्रेटिंग ट्यूमर से, और ये थ्रू आउट पेरिटोनियल कैविटी स्प्रेड हो जाती हैं, और ज्यादातर ये ओवरीज के ट्यूमर से होते हैं या अपेंडिक्स के। ठीक है। और इसके बारे में आपने जो याद रखते हैं, ये बाज़ औक़ात एसाइटिस और ये एडिशंस भी करवा, ज़ाहिर स्टिकी चीज होगी, और ऑफन बावल की ऑब्स्ट्रक्शन भी। इनको जब आप प्रकर्स करते हैं तो पता है डलनेस होगी या रेजोनेंट होगी सूडोजेंथोमा को। गेस्ट लगा दें, डल होती है। ठीक है। ये क्योंकि ये म्यूसिनस जेलेटिनस होता है। ये कि स्कैपलिंग होती है लिवर की, स्प्लीन की। ट्रीटमेंट में कैंसर को ट्रीट करना होता है, सर्जरी या इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। ठीक है। ग्रेट सैफनस वेन का कोर्स आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ग्रेट सैफनस वेन मीडियल मार्जिन ऑफ द फुट से ओरिजिनेट करती है, मीडियल मेलस के एंटीरियर ली जाती है। ये बहुत एमसीक्यू आता है। फुट से ओरिजिनेट करती हैं, फिर मीडियल लेग के साथ ट्रेवल करती है और फेमोरल वेन में ड्रेन हो जाती है। मतलब कि फुट है ना अगर ये, और ये फिर टांग जा रही है ऊपर, तो ये मीडियल मेलस के आगे से स्टार्ट होता है। अक्सर एमसीक्यूज पार्ट 1 में ये आता होता है इसके स्ट्रक्चर के वजह से। इधर से आगे से जाती है, फिर नीचे पीछे से होके, और ये फेमोरल वेन में ड्रेन कर जाती है। अब बच्चे इसको कंफ्यूज पता है किस तरह करते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है सुपरफिशियल वेन्स लेग की कौन सी है और डीप। जो डीप होती है ना वो अंदर की तरफ होती है, उनके नाम क्या क्या है, फेमोरल और पोप्लिटियल। ये डीप वेन्स हैं। सुपरफिशियल वेन में आपके पास ग्रेट सैफनस वेन है और स्मॉल सैफनस वेन है। स्मॉल जो होती है वो पोस्टीरियर होती है। इन दोनों के दरमियान ना ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो ये जो डीप वाली होती हैं ये आईवीसी में जाती हैं। आईवीसी आगे लीवर से होके फिर हार्ट में चली जाती है। ठीक है। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल पेट के अंदर कोई मैलिग्नेंसी है, यहाँ पे कोई ट्यूमर है, तो डीप वेन्स में क्या आ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ से बैक प्रेशर जाएगा, जाके जो सुपरफिशियल वेन है वो टॉर्चरस नजर आती है आपको। तो जो सुपरफिशियल वेरिकोज वेन्स हैं, वेरिकोज वेन्स जिनको कहते हैं, उनका एक डीडी आपके पास क्या हो जाता है कि पेट के अंदर कोई मैलिग्नेंसी है। ठीक है। इसीलिए तो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन मुझे बताएं जिसके अंदर वेरिकोज वेन्स बनती हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। फीमेल्स के अंदर होती है प्रेगनेंसी। गुड।
फिर आपसे पूछा जा सकता है सेफ्ट्रेक्सोन, और मतलब ये एक डिफरेंस है कि सेफ्ट्रेक्सोन बेसिकली सेफेलोस्पोरिन है, एमोक्सिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ये एमोक्सिसिलिन से याद रखें, इसका एक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कहा जाता है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन का मतलब क्या है कि नॉर्मली जब भी आप पेनिसिलिन सोचते होते थे ना, पहले पहले जमानों में लोग तो ग्राम पॉजिटिव जहन में आते थे। अभी इन लोगों ने नई पेनिसिलिन बनाई है, मॉक्सी और एम्पिसिलिन, फिर ये जो आप लोग यूज करते हैं पाइपरसिलिन प्लस टेजोबैक्टम, टेंजो के इंजेक्शन जो यूज होते हैं, तो ये सब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, सूडोमोनास को भी कवर करते हैं, ये ग्राम नेगेटिव को भी कवर करते हैं, ठीक है, एच पायरोलाई को भी कवर दें। फिर एक आपसे अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है अमोक्सी और एम्पिसिलिन का फर्क बताएं, किसी को पता है? एमोक्सी जो होता है ना, इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, ये ब्लड में जाती है, इसीलिए इसको आप एंडोकार्डाइटिस में यूज कर सकते हैं। एम्पिसिलिन ल्यूमन में रहती है, ये याद रखना है। तो ल्यूमन के कोई मसले हैं उसमें सिर्फ एम्पिसिलिन आप लेते हैं, ये आज बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, इनका सीएनएस कवरेज अच्छी है, एमोक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सम ग्राम नेगेटिव को भी कवर करती है। इसको कल्वोनेट के साथ किया जाता है ताकि बीटा लैक्टमेज इसके ऊपर काम ना कर सके, डाइटस मीडिया एच पर यूज होती है। और पेनिसिलिन जो जी है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट कवर्ड है। आप मुझे कोई एक ऐसा डिसऑर्डर बताएं जिसमें पेनिसिलिन आप यूज करते हैं। पेनिसिलिन नाम भी बता देता हूँ, बेंजाथीन पेनिसिलिन यूज होती है, पीरियड्स में यूज होती है। कौन से बच्चे आपके पास इंजेक्शन ये वाला लगवाने आते हैं हर मंथ में एक दफा? एनीवन? नो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाले नहीं होते, रोमैटिक फीवर, ठीक है, उनमें होता है। सेफेजोलिन प्री सर्जरी यूज होती है प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ये फर्स्ट जनरेशन है सेफेलो। एजिथ्रोमैक्रोलाइड्स में आती है, ये बीटा लैक्टम है ही नहीं, इसका मैकेनिज्म ही हो रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। क्लिंडा भी प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम्स पे एक्ट करते हैं ना, उसके दो सब यूनिट होते हैं, 50S और 30S। तो याद रखें, जो जितना छोटा है ना उस पे दो ड्रग्स हैं, एट अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रा। 50S पे बाकी सारी दवाइयां एक्ट करती हैं, तो अमाइनो और टेट्रा के अलावा बाकी सारी 50S पे होती हैं। इंफीरियर थायराइड आर्टरी के बारे में ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, ये पोस्टीरियर और इंफीरियर पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है और इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड को। तो इसकी बेसिकली आपने बेसिकली क्या है, ये थायरोसर्वाइकल, असल में आपसे ना जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको एओर्टा की ब्रांचेस का पता हो। एओर्टा की जो पहली ब्रांच होती है ना, वो होती है ब्रेकियो सेफेलिक आर्टरी, ठीक है, ये याद रखना है। इसके आगे दो ब्रांचेस होती हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट वाली और सबक्लेवियन। सबक्लेवियन से आगे बेसिकली वर्टिब्रल भी आती है और थायरोसर्वाइकल ट्रंक आती है। इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आगे जाके ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी आती है। फिर अगली ब्रांच है इसकी जो एओर्टा है, एओर्टा की अगली ब्रांच है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और आखिरी ब्रांच है इसकी लेफ्ट सबक्लेवियन। ये कंसल्टेंट भी आपसे पूछते हैं राउंड्स के दौरान, ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएं, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी तो एक है, वेन्स कितनी होती हैं? दो होती हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है, और वो किससे मिलके बनती हैं? वो इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन, ठीक है बच्चों। आर यू पीपल विद मी, या मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं? आज तो नहीं मेरी स्पीड तेज, समझ आ रही है ना? ओके, ठीक है, तो ये आपने इसकी ट्रंक याद रखनी है, लेरिंक्स वगैरह को भी इसका वैसे उसको सप्लाई करने का रिस्क होता है इसका जब आप थायराइड की सर्जरी करते हैं। एक्लीज टेंडन के बारे में, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है बॉडी में, गैस्ट्रोक्रीमियस और सोलियस से मिलकर बनता है, इसके बारे में स्प्रेन हो जाते हैं, इसको कंफ्यूज कभी नहीं करना। इसकी इनर्वेशन याद रखनी है, प्लांटर फ्लेक्शन कराता है,
थॉम्पसन टेस्ट इसके डायग्नोसिस के लिए होता है, ये भी कभी पेपर में नहीं आएगा, इसके बारे में याद रखते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, स्टेरॉइड्स, ये इसको सडन इसका टेनर रप्चर कराते हैं। लो यील्ड एमसीक्यूज है, नहीं आता। हार्मोनल थेरेपी कहता है उसका ब्रेस्ट कैंसर में क्या है, जो ER/PR पॉजिटिव ट्यूमर्स होते हैं उसमें, इसमें एक बात याद रखनी है, जो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट होते हैं ना, पोस्ट मेनोपॉजल, उनमें आप टमोक्सिफलिन की जगह आप आजकल नई ड्रग्स आ गई हैं पोस्ट मेनोपॉजल में, एरोमेटेज इनहिबिटर्स, ठीक है, ये वाली यूज होती हैं। एस्ट्रोजन ड्राइव ट्यूमर ग्रोथ मेनली गिवन 5 years तक पेशेंट लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पोस्ट मेनोपॉजल में जो सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है वो टिश्यू है, फैट वाले ना, तो एरोमेटेज उसको पेरिफेरल कन्वर्जन को बंद करता है। और जब प्री मेनोपॉजल होता है टमोक्सिफिन, तो इसलिए जिनका ER/PR स्टेटस पॉजिटिव हो उनको टमोक्सी पे डाला जाता है। और इसी तरह ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट में आते हैं। फिर ट्रेस्टोजोमैब का आपको पता हो, ये कार्डियोटॉक्सिक है, ठीक है, ये भी यूज होती है HER2 पॉजिटिव में। और सर्म सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, ये प्री और पोस्ट मेनोपॉजल में यूज होते हैं। एरोमेटेज जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल में, ये आप याद रखना है। ज्यादातर जो ER पॉजिटिव होते हैं ना, ER पॉजिटिव, अगर प्री मेनोपॉजल हो ना तो सर्जरी के बाद टमोक्सिफिन यूज होती है, और अगर पोस्ट हो तो एस्ट्रोजन यूज होती है। किसी को पता है टमोक्सिफिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है? टमोक्सिफिन का एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट, अगर आपने पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को दे दी और उसकी हिस्टेरेक्टमी ना हुई, यूट्रस इंटैक्ट हुई, उसकी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करा देगा। एस्ट्रोजन बेसिकली एगोनिस्ट है ना, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क इसमें ज्यादा होता है। मेटफॉर्मिन किन को नहीं लेनी, एक बात बच्चे याद रखनी है, 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रख लें, CKD का पेशेंट और करेक्ट लेस देन 30 ml, पेशेंट शॉक वाला जो होता है, और जिस पेशेंट को पहले इलेक्ट्रिक एसिडोसिस हो, ठीक है, इन पेशेंट को कभी नहीं लेनी। इसके बारे में इसी तरह आप कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स है, जिस तरह मेटफॉर्मिन जो है वो वेट बेसिकली लॉस करवाती है ना, फर्स्ट लाइन है टाइप 2 डायबिटिक्स में। तो सल्फोनाइल यूरिया ये इंसुलिन रिलीज कराती हैं और ये हाइपोग्लाइसीमिया कराती हैं। इसकी 2 जनरेशन होती है, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट वाली हाइपोग्लाइसीमिया करवाती हैं, सेकंड वाली जो होती हैं वो डायसल्फरम रिएक्शन करवाती हैं। इंसुलिन टाइप 1 दोनों में यूज होती है, फर्स्ट लाइन नहीं है, ये एक्रोबेज इनहिबिटर है, पायोग्लूटाजोन इंसुलिन सेंसिटिव है। आपसे एक एमसीक्यूज यहाँ पे पूछा जाता है एंटी डायबिटिक में, थायोजोलिडाइनोडाइंस जो है ये किस पेशेंट को नहीं देते, किन मरीजों में काउंटर इंडिकेटेड है, किसी को पता है? थायोजोलिडाइनोडाइंस, ये हार्ट फेलियर के पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी मेटफॉर्मिन करवाती है, इसलिए जब भी आपके पास मेटफॉर्मिन वाले पेशेंट चेक करवाने आते हैं ना, उनको B12 डेफिशिएंसी होती है, पे न्यूरोपैथिक पेन होते हैं इनको। ERCP और MRCP में फर्क क्या है? ERCP इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, इससे आप स्टेंट भी पास कर सकते हैं। ERCP से आप और क्या करते हैं, बायोप्सी भी ले सकते हैं। MRCP डायग्नोस्टिक है। एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, एज अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए, जो ERCP होती है और MRCP होती है इनमें एक फर्क है। जो ERCP होती है इसमें आप जो एक्सट्रिंसिक बाइल डक्ट्स को देखते हैं, MRCP से आप इंट्रिंसिक भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक हो गया इंडिकेशन वगैरह, आपसे इतना तो नहीं। इसके जो कॉमन डिस्ट्रैक्टर है CT, इतना वैसे आप बच्चों वाला डिस्ट्रैक्टर नहीं है, इसके इतने कोई डिस्ट्रैक्टर है ही नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है ERCP और MRCP किस किस डिजीज में फर्स्ट लाइन है। ERCP फर्स्ट लाइन है जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस है, और MRCP प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर, ठीक है। अब मुझे जल्दी से आप लोग बता दें कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में। पहले मुझे बिलियरी सिरोसिस की बताएं। इंटरनेट सामने ही अपना बच्चों इंटरनेट से देख लिया करो, मजाक कर रहा हूं। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, ठीक है। और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में कौन सी होती हैं? ये बहुत MCQ आता है PN का, ठीक है।
अच्छा जी, बच्चा है उसको बोर्ड लेग्स है, विटामिन डेफिशिएंसी कौन सी आप सस्पेक्ट करेंगे? उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट्स को आप सस्पेक्ट करेंगे। और आपके पास एक पेशेंट है एक्यूट ऑनसेट, हाँ, अब आप लोग ये डायग्नोस खुद करें। चेस्ट पेन है, लेफ्ट आर्म में जा रहा है, एसटी एलिवेशंस आ रही हैं लीड में और ट्रॉप पॉजिटिव। ठीक है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? दिस इज बेसिकली स्टेमी, वैसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर इसी सिनेरियो में मैं कहूँ फॉर एग्जांपल ट्रॉप नेगेटिव और ये मैं काट दूं और यहाँ पे लिखूं एंजाइना स्टेबल और यहाँ पे लिखूं अनस्टेबल और यहाँ पे लिखूं प्रिंस मेंटल, ए बी सी, क्या आपको लगता है इनमें से आंसर होगा? सेंट्रल पेन है, हिस्ट्री है, एक और बात है रिकरेंट एपिसोड्स की, वो ठीक हो जाती हैं, एसटी एलिवेशंस भी आ गए, ट्रॉप नेगेटिव है। क्या डायग्नोसिस हुआ? ए बी सी, सब टाइप करें। 27 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, ठीक है, तो मैंने निकाल देना क्लास से, सब टाइप करें जो जो आपको लगता है। इस तरह ने सो के नहीं बैठना क्लास के अंदर, फिर मैं स्पीड मारनी है। नेक्स्ट, अच्छा, शाबाश। देखो ड्रॉप नेगेटिव है ना, और एसटी एलिवेशन हो, रिकरेंट एपिसोड्स हो, ये प्रिंस मेंटल होता है। ठीक है, याद रखना है हमेशा। अनस्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल में एसटी डिप्रेशन होते हैं, नॉन स्पेसिफिक ईसीजी होती है। अच्छा जी, जो इन्फीरियर वाल है उसमें लीड 2 3 एवीएफ के अंदर चीजें होंगी, पोस्टीरियर वाल में लीड V1 to V3 और लेटरल वाल में, जब भी लेटरल वाल में मसला होगा तो 1 AVL V5 V6। which class of diuretics causes hypokalaemia? why? लूप डाययूरेटिक्स काज करती हैं हाइपोक्लाइमिया, और लूप और थायराइड दोनों करती हैं। और कौन कौन सी नहीं करती? स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, और इनएक चैनल जो एंटागोनिस्ट है जिस तरह एमिलोराइड है, ये दोनों नहीं करती। हाइपोक्लेमिया में चेंजेस क्या आते हैं? यू वेव्स हो सकती हैं, आपने पेशेंट का मैग्नीशियम पहले चेंज करना है, और स्पाइरोनोलैक्टोन भी एक ऑप्शन है स्पेयरिंग में। विटामिन और कहते हैं विच कोगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंट, इसका निमो 1972। फैक्टर 2, 7, 9 और 10 ये फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं, और प्रोटीन सी और एस। इसकी एक बात याद रखिएगा, प्रोटीन सी और एस की हाफ लाइफ कम है, और ये सबसे पहले कम होते हैं, फिर बाद में बाकी सारे कम होते हैं। इसी तरतीब से याद रखें। तो सी और एस जो है ना, ये नॉर्मली एंटी कोगुलेंट है बॉडी में ना, ये एंटी कोगुलेंट है। ये अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ ना, आपको इतना पता होगा कि हमारे बॉडी में जिस्म में मैग्नीशियम है, कुछ चीजें होती हैं जो प्रो कोगुलेंट है और कुछ एंटी है। एंटी में प्रोटीन सी है, एंटी थ्रोम्बिन 3 है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब मुझे खुद बताएं, जब आपने पेशेंट को दी वारफरीन और पहले दिन चलो उसने प्रोटीन सी को कम कर दिया, और आपने मरीज को हेपरिन पे डाला नहीं है, तो उसके जिस्म में क्या बनने का रिस्क है? ये बात देखे ना, ये सी सा नीचे चला गया, तो प्रो कोगुलेशन ज्यादा हो गई। तो शुरू वाले दिनों में क्या होगा, ये पता आपको, ये वाली बात कंसल्टेंट राउंड में पूछते हैं। जब भी मरीज को वारफरीन स्टार्ट होती है, फिर वो पूछेंगे आपसे, और फिर कहेंगे अभी आप पार्ट 1 करके आए हो, आपको ये नहीं आती, और अगर आप अभी सोए हुए हो तो फिर आप पार्ट 1 भी पास कर लोगे तब भी आपको नहीं आती होगी। तो याद रखना कि प्रोटीन सी सबसे पहले डेफिसिट होती है, जिसकी वजह से एंटी कोगुलेशन जाती रहता है इफेक्ट, और शुरू के दिनों में ब्लड प्रो कोगुलेंट होता है, जिसकी वजह से शुरू के दिनों में ब्लीडिंग का, वो थ्रोम्बोसिस का रिस्क होता है। ठीक है, सो इसलिए शुरू में हेपरिन पे डाला जाता है। न्यूबॉर्न में डेफिशिएंसी होती है, इसमें पीटीए एज अ मार्कर यूज हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर और लैब फाइंडिंग फोलेट डेफिशिएंसी की क्या होती है? फोलेट डेफिशिएंसी में
एमसीवी रेज होता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नजर आते हैं मॉर्फो के ऊपर, और फोलेट के लेवल्स कम होंगे, लेकिन होमोसिस्टीन लेवल हमने कल भी परसों भी डिस्कस किया था, सीएनएस के सिम्टम्स भी नहीं होते, होमोसिस्टीन भी नॉर्मल होता है। होमोसिस्टीन रेज होता है लेकिन मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल होता है, रेज नहीं होता। और यही फोलेट जिजनम से एब्जॉर्ब होता है, सीलिक के साथ भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन। डेली 5 mg तक टैबलेट हम देते हैं, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या क्लिनिकल साइंस होंगे या क्या चीजें जो एग्जाम से रिलेटेड आपने याद रखनी है, वो यही है कि हैशिमोटो में एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटी पॉजिटिव होंगी और गॉइटर होगा। एक बात याद रखते हैं, गॉइटर जो होते हैं ना, उसके डिजीज में हैशिमोटो भी आता है, उसमें ग्रेव भी आता है, ठीक है, और इसमें आयोडीन डेफिशिएंसी भी आता है। इसलिए कभी भी मरीज को गॉइटर हो ना, तो ये नहीं कहना सर दिस इज हैशिमोटो, आपको नहीं पता होगा दिस इज थायराइड स्वेलिंग। नेक्स्ट यू विल आस्क बेसिकली अ साइंस। अगर एक पेशेंट को थायराइड की स्वेलिंग है और साथ उसको ये वाले साइन जो नीचे मेंशन अभी किए होंगे, हाइपोथायराइडिज्म के कौन से नहीं मेंशन हुए, सॉरी, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म के साइन क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया, तो फिर आप सोचोगे यस सर दिस इज लाइकली हैशिमोटो। लेकिन अगर टैकिकार्डिक है, ठीक है, और टिपिकल ग्रेव्स के दो साइन क्या होते हैं, किसी को पता है? ग्रेव्स के दो साइन, आई के अंदर और प्रीटिबियल मिक्सोडीमा, ये दो साइंस ग्रेव्स के स्पेसिफिक हैं, तो फिर आप ग्रेव सोचते हो, ठीक है। मिक्सोडीमा जो होता है ये एक ईआर की इमरजेंसी है, हाइपोथायराइड, हाइपोटेंसिव और हाइपोवेंटिलेटेड पेशेंट आता है, और इसमें इसको आपको पता है, हम लोग, मैंने एक पेशेंट देखा था, अपनी ट्रेनिंग में भी देखा है, उसको हमने बेसिकली जो थायरॉक्सिन स्टार्ट की, वो मतलब हमने 500 की जो टैबलेट थी वो 3 डोजेस में दी, ठीक है, और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इम्प्रूव हो गया। बट एसिटाइकोलिन और इसकी रेगुलेशन क्या है, उसके साथ कोरिलेशन क्या है? एसिटाइलेशन रिवर्सिबल पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोसेस होता है, एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है, जीन एक्सप्रेशन में हिस्टोन मॉडिफिकेशन। इसका एक बात याद रखें, इतनी लंबी जो बातें लिखी हुई उसमें सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका जो डीएनए है ना, इसमें आपने एक बात याद रखनी है, ए से याद रखें एक्टिव, ठीक है, और एम से याद रखें म्यूट। जब भी एसिटाइलेशन होगी वो उसको एक्टिव करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, और जब भी उसकी मिथाइलेशन होगी म्यूट हो जाएगा। तो बॉडी में फॉर एग्जांपल जिस आयरन डेफिशिएंट पेशेंट है उसके में अगर आपने ट्रांसफेरिन की लेवल ज्यादा करनी है ताकि ज्यादा आयरन ट्रांसपोर्ट हो, तो ट्रांसफेरिन की क्या होगी आपके ख्याल में, एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन? सोच के बताएं। आयरन डेफिशिएंट है, आपने ज्यादा करना है, तो आप उसको एक्टिव करोगे, तो क्या होगा? टाइप कर लें बच्चों, नहीं समझ आई बात? एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन वो या म्यूट कर देगा उसको। उसके और वेजो कंस्ट्रिक्टर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। इसका याद रखें ये ब्लड वेसल है, इसमें अल्फा रिसेप्टर्स हैं। तो वेजो कंस्ट्रिक्टर आपको पता हो कौन कौन से हैं, और बेसिकली जिस तरह माइडोड्राइन है, फिनाइलिफ्रीन है, ये सब है, ठीक है। और बाकी और क्या है, हाइपोक्सिया से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है लंग्स के अंदर, बाकी जगह वेजो डायलेशन होती है। प्रोलॉन्ग्ड होगी तो वो नेक्रोसिस करा देगा। उसके बाद कौन से फैक्टर बेसल मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा करते हैं? थायराइड हो गया, कैटेकोलामीन्स हो गए, स्ट्रेसर्स हो गए, ये सब इंक्रीज करते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ज्यादा होता है, ये आपको एग्जाम में लेस लाइकली इस तरह के एमसीक्यूज आए। और T3 का अक्सर आता है कि वो इसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज को करता है। इनमें कौन सी सर्कुलेशन होती है? ये जो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती है, इसकी पल्स का एक स्पेसिफिक नाम होता है, किसी को पता है? हाल फिलहाल में आपसे किसी ने शायद पूछा ही हो, हाइपर डायनेमिक पल्स होती है, ठीक है। और इंटरनल कैप्सूल क्या होती है? बेसिकली जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये वेंट्रिकल्स है लेटरल, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कॉर्डेट होता है, कॉर्डेट ऐसे जा रहा होता है, नीचे थैलेमस होता है, ऐसे इंटरनल कैप्सूल होती है दोनों तरफ, ठीक है। ये आप समझे थैलेमस है, ये कॉर्डेट इसके ऊपर बैठा हुआ ऐसे करके, और इधर फिर आपकी होती है इसको थोड़ा ऐसे आप कर ले, ऐसे, ये इधर करके ऐसे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होते हैं। आपने सीटी स्कैन देखे होंगे,
ये जो इंटरनल कैप्सूल होते हैं, जितने भी फाइबर ब्रेन से आते हैं ना, वो इससे गुजरते हैं। इसकी एक एंटीरियर लिम्ब होती है, एक पोस्टीरियर होती है। पोस्टीरियर ज्यादातर आपकी जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, इनको कंट्रोल करती है। ये याद रखें, एंटीरियर लिम्ब इसकी थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, जीनो में कॉर्टिकोबल्बर फाइबर्स, और पोस्टीरियर में सॉरी कॉर्टिकोस्पाइनल, थैलेमोकॉर्टिकल। ये जीनो का एमसीक्यूज बहुत एफसीपीएस में आता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व 7 का फंक्शन क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन सिंपल सा एमसीक्यूज है। इसमें आपको पता है इसकी अगर लोअर मोटर होगा और एक एप्सिलेटरल। इसमें एक बात याद रखनी है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी जिंदगी में आपके काम आएगा। ये देखें, दीज आर द फेशियल नर्व के न्यूक्लियस, और ये बंदे का फेस है। जो आपकी फेशियल नर्व का एक अपर न्यूक्लियस होता है बोन्स के अंदर, और इसका एक लोअर होता है। जो अपर होता है ना, उसको ब्रेन से ना दोनों तरफ से फाइबर्स आते हैं। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट से भी आते हैं, लेफ्ट से भी आते हैं। लेकिन जो लोअर होता है ना, उसको सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल साइड से आते हैं। ये बात याद रखनी है, और ये आपका लाख रुपए का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लोअर वाले ऑपोजिट साइड से आते हैं। अपर वाले अपर पार्ट ऑफ फेस को करते हैं, लोअर वाले लोअर पार्ट ऑफ फेस को। तो एक तरीका समझाने का ये हुआ, अगर अपर लोअर फेस को इमेजिन कर लिया जाए, तो अपर पार्ट ऑफ फेस को दोनों तरफ से फाइबर्स आते हैं, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ फेस को कॉन्ट्रालेटरल साइड से आते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, इनमें से जो मेरे साथ हैं डॉक्टर अहमद। अहमद, आप मुझे बताएं, मैं आपको एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक पेशेंट है। मैं कहता हूँ इस पेशेंट का ना, आपके पास ये पेशेंट है, ये वाला पेशेंट, और इसकी ना राइट लोअर फेस में पाल्सी है। आपने उसको जब एग्जामिन किया पेशेंट को, तो आपके ख्याल में जो ब्रेन में लिए ना, वो किधर होगा? सिर्फ लोअर फेस इन्वॉल्व है। अपर फेस की स्पेलिंग है राइट साइड का लोअर फेस, तो ब्रेन में किधर लियन होगा डॉक्टर अहमद? अगर राइट लोअर फेस इन्वॉल्व होगा तो ब्रेन में लीन किधर होगा? कॉन्ट्रालैटरल। गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, सो इसमें यही कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में, एमेग्रेला, ये सारे कोर कॉन्सेप्ट हैं। ये इमोशनल फियर में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ये आपसे एमेग्रेला के लियंस हो तो क्यूबरब्यूसी सिंड्रोम होता है। पोस्टीरियर लिम्ब पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम में ये सारे पार्ट आते हैं। सिंगुलेट, मेमोरी, और मेमोरी में भी इन्वॉल्व होते हैं। ऑटोनोमिक एक्सप्रेशन में भी। वर्मस जो ट्यूमर्स होते हैं, ये मेडुलाब्लास्टोमा इसकी एग्जांपल है, और इसमें एटेक्सिया होता है। ठीक है, और फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस करेगा तो हाइड्रोकेफलस होगा। और रेज आईसीपी के साइंस क्या? 5 साइंस होते हैं रेज आईसीपी के, जल्दी से आप लोग टाइप करें। वॉमिटिंग, हेडेक, पेपिलोडीमा, रेज बीपी, और लो पल्स। ठीक है, ये 5 साइंस होते हैं रेज आईसीपी के। इन पेशेंट में इसके साथ आता है। और ये याद रखना है, हिस्टोपैथ में होमो रिजोर्ट्स नजर आते हैं, स्मॉल राउंडेड ब्लू सेल्स। ड्रॉप मेट्स भी हो सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, पैराप्लेजिक पेशेंट हो जाते हैं। और सर्जरी और क्रेनियोस्पाइनल रेडिएशन अगर पेशेंट की एज 3 साल से ज्यादा हो तब करते हैं। ऑक्लोमोटर के बेसिकली ना 2 फाइबर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बीच में मोटर फाइबर्स जा रहे होते हैं, साइडों पे इसके होते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इस तरह पैरा। तो जो भी मसला डीपर चीज को इन्वॉल्व करेगा ना, बेसिकली उससे क्या होगा? मोटर फाइबर्स जुड़ेंगे। तो डीपर क्या होगा? इस्कीमिया, डायबिटीज, वेस्कुलाइटिस, ये सब डीपर होंगे, तो मोटर फाइबर्स जुड़ेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक कब जुड़ेंगे? जब सुपरफिशियल कंप्रेशन आएगा। कोई एग्जांपल पता है? कोई एक ऐसी एग्जांपल जिसमें सुपरफिशियल मैं कहूँ यहाँ पे कंप्रेशन आता है? किसी को पता है? बैरी एन्यूरिज्म। ठीक है, और इतना आपको पता होगा मोटर फाइबर्स के हवाले से कि आई के LR6SO4
लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक के अलावा बाकी सब आई के मसल्स को, आपकी जो आई की मसल्स है मतलब कि लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक जो नीचे मूव करता है डाउन, इनके अलावा बाकी सारी आई की मूवमेंट जो होती है वो थर्ड नर्व कराती है। तो अगर एक पेशेंट हो ना, फॉर एग्जांपल अब मुझे बताएं, मैं कहूँ एक पेशेंट है 16 ईयर ओल्ड, नहीं 65 ईयर ओल्ड, डायबिटिक पेशेंट है, अभी प्रेजेंट किया, उसके आई जो है वो लेटरल मूव्ड है, डाउन एंड आउट है। तो आपके ख्याल में इसके मोटर फाइबर उड़े हैं या पैरासिम्पथेटिक? कौन से फाइबर्स उड़े हैं? मोटर, शाबाश। पैरासिम्पथेटिक में क्या वो मेंशन करेगा? आई की पैरासिम्पथेटिक सप्लाई से क्या क्या होता है? आई के जो आइरस के मसल्स है ना, आइरस के, वो उसमें अल्फा रिसेप्टर और मस्कुरेनिक, ठीक है, मस्कुरेनिक पे बेसिकली थर्ड नर्व एक्ट करती है। तो ये आपने याद रखना है कि, और अल्फा पे सिंपैथेटिक करता है, ये डायलेशन करते हैं, ये मियोसिस करते हैं। तो आई की मियोसिस करवाती है थर्ड नर्व, इसमें प्यूपल डायलेटेड होंगे अगर पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, जो हाई यील्ड हम वो बातें करेंगे। पेशेंट को डेंगी कंफर्म है और उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, शिफ्टिंग डलनेस है। नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा? हॉस्पिटल एडमिशन करेंगे, डेंगू शॉक में ना चली जाए, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली साइट इन पेशेंट प्रेजेंटिंग विद सडन ऑनसेट ऑफ फ्लाइंग मूवमेंट? ये होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस का हेमिबिलिस्मस इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें सडन हाथ की मूवमेंट होती है और कॉमन काज इसके लेक्यूलर इंफार्क्ट होते हैं। उसके बाद कॉमन काज सेंट्रल रेटिनल आर्टरी को क्लीन की क्या होगी? बेसिकली थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एफib के पेशेंट के अंदर होता है और ये सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन में आपके पास क्या डिजीज है? डिफरेंशियल मुझे बताएं। एक तो रेटिनल आर्टरी हो गया, ठीक है, एक रेटिनल वेन हो गया, एक और क्या होगा? रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है, ट्रॉमा में भी हो सकता है। गुड। पेशेंट है बायलेटरल फ्लैसिड वीकनेस, ये हमने कल भी किया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद सब जो जीपीएस आपने सोचना है। और फर्स्ट लाइन इसमें क्या है? जब भी अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज हो रहा है तो वेंट पे डाल दें। और इसके सीएसएस में प्रोटीन ज्यादा हो गया, सेल, इसको एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन कहते हैं। ये प्रोटीन ज्यादा है लेकिन आरबीसी तो टोटल सेल काउंट ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा के आगे क्या स्ट्रक्चर लाई करता है? ये एमसीक्यूज भी रिपीट हो रहा है। बेसिकली ये चीजें हैं थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूरिनम। असल में वो ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा रहा है। अगर ये एओर्टा है ना फॉर एग्जांपल, तो इसके आगे ये जा रहा है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दरमियान में होती है ड्यूरिनम, ठीक है। तो इसके आगे ड्यूरिनम होती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, रीनल वेन भी वैसे होती है, पैंक्रियाटिक बॉडी भी होती है, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। आपको जो पता हो वो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूरिनम और सुपीरियर मेसेंटेरिक, बेसिकली पेन सुपीरियर मेसेंटेरिक ट्रॉमा से अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है, ठीक है, उससे फिर which protozoal trophozoites metronidazole, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जार्डिया, ट्रेकोमेना वेजिनैलिस, ये सब मेट्रोनिडाजोल से ट्रीट होते हैं। ये हमारे सर के बड़े फेवरेट टॉपिक होता था, कौन कौन से ट्रोफोजाइट्स वाले स्ट्रक्चर के हैं। तो ये निमोनिक भी आपको दिया हुआ है, ट्रिकोमिना, जार्डिया, एंटमीबा, मेट्रोनिडाजोल इसके लिए यूज होती है। थैलेसीमिया की जो ट्रेट है और ये प्रेजेंट कैसे करती है, इसके बारे में एग्जाम के हवाले से याद रखिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जिंदगी में लो एमसीबी जो होते हैं ना, इसके डीडीज हैं टेल्स। टी से थैलेसीमिया, ए से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आई से आयरन डिफिशिएंसी, एल से लेड पॉइजनिंग, एस से सिड्रो। थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में एक फर्क है, पता है क्या? एनीमिया सॉरी आयरन डेफिशिएंसी, इसमें कोई स्प्लीनोमेगाली नहीं होती, ठीक है, इसमें स्प्लीन लार्ज होती है। फिर इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक क्लिनिकल इंडेक्स को कहते हैं मेंटजर्ड इंडेक्स। उसमें बेसिकली एमसीवी की रेशो देखी जाती है एचबी के साथ। अगर ये दोनों डिसप्रोपोर्शनेट हो, इसकी मिसाल आपको देता हूँ, अगर एक पेशेंट एचबी उसका 11 है, एमसीवी उसका 50 पे गया हुआ है,
इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। या आप लोग ऐसा देखते हैं ना मरीजों की सीबीसी, तो उसमें देखा करें एमसीवी अगर बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है, मेडिकल के ऊपर ये इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करें, फिर आपको पता चला जाता है इसको थैलेसीमिया ट्रेट है। बाकी ये आप लोगों का बेसिक्स के लेवल की बातें हैं कि अल्फा में अल्फा जीन्स की डिलीशन होती है और बीटा में बेसिकली म्यूटेशन होती है, और इनका क्लिनिकली क्या एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे HbA2 ज्यादा होगी माइनर के अंदर डायग्नोसिस में, और हीमोग्लोबिन फीटल भी रेज ही होता है। जो हीमोग्लोबिन ए है वो थोड़ा सा कम होता है, जो मेजर होता है उसमें टोटली एब्सेंट होता है। लिखा हुआ नीचे 13 suggest करता है this is thalassemia. If it is greater than 13, this iron लिखा करें, काम आती है। उसके बाद what are the key infection conditions of sterilization, aseptic protocols, environmental decontamination, ये सारी चीजें हेल्पफुल है। ये भी लेस लाइकली एमसीक्यूज आपको रिपीट हो गया है। हाइपोक्लेमिया में मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स कौन सी हैं? कॉमनली यूज ड्रग्स कैन कॉज हाइपोक्लेमिया, उसमें लूप थाइजाइड रिपीटेड एमसीक्यूज है। जो एस इनहिबिटर, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये सब हाइपर करवाती है। इवन बीटा ब्लॉकर्स भी। which drugs increase heart rate, तो उसमें इसमें याद रखें जो एवी नोड है, हार्ट रेट ऐसे नोड बेसिकली, उस पे बीटा 1 रिसेप्टर है, तो बीटा 1 के एगोनिस्ट, ठीक है। ये सारे ड्रग डोपामीन और ब्यूटामीन ये सब इंक्रीज करती हैं, और बीटा 2 एगोनिस्ट माइल्ड इंक्रीज करती हैं। वेगल टोन के बारे में, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के बारे में, क्योंकि M2 रिसेप्टर्स होते हैं ना यहाँ पे, तो M2 के एंटागोनिस्ट अगर किसी मरीज को आप दोगे, इसको अभी बैलेंस है बॉडी में बेसिकली एक तरफ एस नोड है, उस पे एक तरफ बीटा 1 रिसेप्टर है, एक तरफ M2 रिसेप्टर है। अगर आपने किसी मरीज में बीटा 1 ज्यादा कर दिया, हार्ट रेट ज्यादा होगा, या बीटा M2 कम कर दिए, तो क्या तरीका है? इसके ब्लॉकर्स दे दें। इसके ब्लॉकर की एग्जांपल मुझे कोई बताएं, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट की एग्जांपल, कोई भी दवाई का नाम बताएं मुझे। फार्मा तो आप लोगों ने पढ़ी होगी इतनी। एनी एंटी मस्कुलिनिक यू पीपल नो? एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन से बेसिकली सीधे टैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया में देते हैं। और डाउन सिंड्रोम हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, उसमें बेसिकली क्रोमोसोम 21 की होती है, एक्सपेंशन होती है, 3 कॉपीज होती हैं, फेशियल फीचर्स, एपिकोंटल फोल्ड्स, पैल्पेबल फिशर, अपस्लेंटिंग आइज, और इसमें याद रखना है एवी क्वेश्चन के डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। और मैं आपको बताया था बाय हाई, हाई याद रखें, बाय मतलब 21 के करीब करीब है, तो बाय हाई। ट्राइसोमी 21 के अंदर HI हाई, एक तो HCG और इनहिबिन, ये इन दोनों के लेवल रेज्ड होते हैं। बाकी जो अल्फा फीटोप्रोटीन, इस्ट्रोयोल, इन सब के कम होते हैं। और नकल की ट्रांसल्यूसेंसी अल्ट्रासाउंड में ज्यादा होती है। टर्नर इज XO जीन, वो ट्राइसोमी नहीं है, और फ्रेजाइल एक्स में एक्स क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कॉज है। अच्छा जी, आर्टीरियल और वीनस ब्लड में क्या डिफरेंसेस है जो आपको एग्जाम में पता हो? आर्टीरियल ऑक्सीजनेटेड होता है, वेन वाला जो होता है वो ज्यादातर वेन्स थिकर होती हैं, तो बाद कंप्लायंस वेन्स की ज्यादा होती है, वो ब्लू होता है। ये भी चीज करते हुए आप देखते भी होंगे। उसके बाद आर्टीरियल्स है थिकर ट्यूनिका मीडिया, वेन्स की इतनी थिकर नहीं होती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अम्बलाइकल जो आर्टरी है और एक है अम्बलाइकल वेन, चलें वेन में मुझे बताएं कौन सा ब्लड होता है? शाबाश, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये अपोजिट है, याद रखिएगा, ये आपको पेपर में आएगा। अच्छा ये अब एक एमसीक्यूज है, कौन सी ड्रग डिप्रेशन HIV की करती है? वो एफेडाविरेंस होती है, ठीक है। ये उनको पेशेंट को नहीं देनी, उनको पहले ही कोई मसला हो। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज पहले बता चुका है, प्राइमरी पिलियरी कोलेंजाइटिस में होती हैं, और इसके डिस्ट्रैक्टर में ये एंटी लीवर किडनी वाली किस्में होती हैं।
वो आपने याद रखनी है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में होती है। इसका एक कॉमन डिस्ट्रैक्टर यही है। पेशेंट है, उसको अगर थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है जो दरमियान में स्वेलिंग होती है, मिड लाइन स्वेलिंग। अच्छा, मुझे जल्दी से ना आप नेक की स्वेलिंग के डिग्रीज बता दें। एक होती है मिड लाइन, एक होती है एंटीरियर ट्रायंगल, एक होती है पोस्टीरियर ट्रायंगल। ये कॉमन डिस्ट्रैक्टर है एग्जाम की। मिड लाइन में आपके जहन में क्या आएगा? थायरोग्लोसल सिस्ट, थाइमोमा, गुड एक्सीलेंट, थायराइड का लेरिन का कैंसर हो सकता है। इसका ऑपरेशन करके सिस्ट ट्रंक से रिमूव कर दिया। एंटीरियर नेक के अंदर स्वेलिंग के डिग्रीज बताएं, पेनलेस और पेनफुल। पेनलेस में क्या होगा? लिम्फ नोड्स। और क्या होगा? सिस्टिक नहीं, ब्रेकियल सिस्ट। और एंटीरियर ट्रायंगल में एक पल्सेटाइल होती है स्वेलिंग। ईएनटी जिन्होंने की हो हाउस जॉब में पता होगा उस ट्यूमर का नाम कीमोडेक्टोमा, ठीक है, कैरोटिड बॉडी ट्यूमर। पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर ये पेनलेस है, पेनफुल में लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, दोनों में। पेनलेस में मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, आप मुझे बताएं कि एक होती है स्वेलिंग फीमेल्स में, जीनोटाइप XO होती है, वेब नेक होती है। कौन सी एक चीज उन लड़कियों में होती है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट में, जो कि पोस्टीरियर ट्रायंगल में पेनलेस स्वेलिंग के फॉर्म में आती है? एनीवन? कभी आपने इस डिसऑर्डर का नाम सुना हो? सिस्टिक हाइग्रोमा, ठीक है। व्हाट आर द इसोफेजियल वेरिसेस, और आप उसको क्लिनिकली मैनेज कैसे करते हैं? एचबी अगर 7 से नीचे हो तो ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, अदरवाइज ऑक्टेरोटाइड देते हैं। एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रेक्सोन एसपीपी को प्रिवेंट करने के लिए, और एंडोस्कोपी विदिन 24 आवर्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन में बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, नाइडोजोल भी दे सकते हैं। में एब्सेंट पी वेव्स और रेगुलर पी वेव्स जब भी हो, या तो ब्रेडिकार्डिया चल रहा होता है पेशेंट को, लेकिन अगर रेगुलर क्यूएस कॉम्प्लेक्सेस और एब्सेंट पी वेव्स हो तो जिससे जंक्शनल रिदम, ये भी आपको काम ही आएगा। एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट देखें, सैग से याद रखें, मैंने जिसको सिंपल किया हुआ है कि सीरम के अंदर अगर वो कह रहा है सीरम में ज्यादा है प्रोटीन, तो इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा हुआ है, इसलिए ब्लड आ रहा है। मैं इसको ऐसे याद रखता होता था, एक सीरम है और एक एसाइटिक है। तो सीरम में अगर ज्यादा है और एसाइटिक में कम है तो सैग रेशियो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सीरम एल्ब्यूमिन टू एसाइटिक रेशियो है। तो सीरम के अंदर प्रोटीन तब भी ज्यादा होंगे अगर हाइपरटेंशन हो, पोर्टल हार्ट स्टोर पे। तो आपने याद रखना है पोर्टल हाइपरटेंशन या ब्लड कैरियर डिजीज में ऐसे प्रेजेंट करते हैं। एक बीमारी होती है, वैसे अगर आपको मैं कहूँ पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, लेकिन सैग उसमें कम होता है। ऐसे तब होता है, उसकी टेक्निकल वजह ये होती है, ये एसाइटीज है ना और ये ब्लड है। तो अगर ना एंडोथेलियन में कोई डिस्फंक्शन आया हो, इन्फेक्शन हुआ हो, तब सैग कम हो जाता है या मैलिग्नेंसी हो। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसमें पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन है, सीएलडी का पेशेंट है, लेकिन सैग कम होता है। कोई बता सकते हैं? एसबीपी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, उसमें होता है सैग कम। एओर्टिक एनेरिज्म में ट्यूनिका, इंटीमा, बेसिकली तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, इंटीमा, मीडिया और लेकिन टीयर इंटीमा में आता है। उसके बाद हाँ, ये भी आ सकता है आपसे, रेड और ग्रीन कलर परसेप्शन के पेशेंट के डायग्नोसिस इशिहारा टेस्ट है, इसके रिस्ट्रिक्टर आपको पता होना चाहिए। लास्ट और ये एम्सलर ग्रिड की जो यूज होता है मैकुलर डीजेनरेशन में, ठीक है। पेरीमेट्रिक आपको पता है विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स में। की बिहेवियर साइंसेस और सोशल कंपोनेंट्स क्या है मेडिकल एजुकेशन के? एक तो पेशेंट का बिहेवियर, उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सिस्टम, सोशल उसके डिटरमिनेंट्स, एमसीक्यूज नहीं है। ऐसे सोशल डिटरमिनेंट्स क्या क्या है? एजुकेशन है, इनकम है पेशेंट की, हाउसिंग,
रेस किया पेशेंट की, असेस है उसको हॉस्पिटल में। प्लानिंग और एक्सिक्यूशन में कौन सी आपका एरिया इन्वॉल्व होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है, ये प्री सेंट्रल गाइडस है सामने। एपिक्साबैन फैक्टर एक्स इनहिबिटर एंटी कोगुलेशन में यूज होते हैं, ठीक है। और इनका एक बात याद रखिएगा, ये देखिए जो आपके पास वार्फरिन है वो विटामिन डी एंटागोनिस्ट है, ये एंटी कोगुलेंट। डेबिगेट्रन डायरेक्ट थ्रोम्बोन इनहिबिटर्स है, ये एक्स इनहिबिटर नहीं है। हेपरिन जो होता है वो फैक्टर 9 को एंटी थ्रोम्बिन 3 को इनहिबिट करता है, ठीक है। और जो फोंडापेरिनिक्स है वो फैक्टर एक्स इनहिबिटर है, लेकिन फोंडापेरिनिक्स सिंथेटिक एनालॉग है। असल में ना फर्स्ट लाइन हम लोग यूज करते होते थे हेपरिन। हेपरिन क्या बेसिकली वो एंटी थ्रोम्बिन 3 को स्टिमुलेट करता है। मैंने आपको बताया था एंटी थ्रोम्बिन 3 एंटी कोगुलेशन करता है। तो हर मरीज, अब हेपरिन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लो मॉलिक्यूलर वेट, एक होती है अनफ्रैक्शन हेपरिन। कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है दोनों में क्या फर्क है? सीकेडी वाले पेशेंट में कौन सी यूज करोगे, लो मॉलिक्यूलर वेट या अनफ्रैक्शन? सीकेडी में ऑन माय वे। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, गुड। न्यूरोलेप्टिक्स क्या होते हैं? ये बेसिकली एंटीसाइकोटिक D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। जिन मरीजों को आप ये दो, बेसिकली इनको कहते हैं ये ड्रग इंड्यूस्ड केस ऑफ कार्डियक, ठीक है। और ये शिजोफ्रेनिया वगैरह के अंदर खास तौर पे यूज होते हैं। इसके एग्जांपल में क्या क्या है, हेलोपेरिडोल वगैरह ये वाली। और जब ये ज्यादा डोज में देते हैं, जो मेलिग्नेंट सिंड्रोम कराते हैं पेशेंट, फीवर के साथ आता है rigidity होती है। इसका इंपॉर्टेंट डीडी है सेरोटोनर्जिक सिंड्रोम। पेशेंट जिनको आप सीटान्यू टैबलेट दे देते हैं उनमें ये सेरोटोनर्जिक सिंड्रोम होता है। उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें फीवर होता है लेकिन सबको rigidity नहीं होती। ट्यूमर जनरल सिस्टम में कौन कौन से ट्यूमर ज्यादा होते हैं? इसमें पीडियल सेमिनोमा, बच्चों में योक्सैक, इसमें अल्फा फेटोकेस याद रखना है। ब्रेन में मेनिंजियोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, बच्चों में पाइलोसिस्टिक होते हैं। ये सुपर होते हैं, ये इंफ्रा होते हैं। और उसके बाद डायग्नोस्टिकल साइन कार्सिनोमा के इन्वेसिव होने को बताते हैं, वो जस्मिन मेम्ब्रेन को इन्वेड करते हैं। लेकिन इसोफेगस में अपोजिट है, इसोफेगस प्रोप्रिया को जब माइक्रो रोल क्या होता है मेनिंजाइटिस के अंदर, फेगोसिक सेल्स है और ये मैक्रोफेज कहते हैं। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक क्या है, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म फीडबैक, ये जीएफआर मेंटेन करने के लिए मैकेनिज्म। आपको पता होगा बॉडी में ना मैक्यूलर डेंसा जो है, ये आपकी बॉडी में समझने की रेन रिलीज करते हैं, तो आगे फर्दर एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। तो एंजियोटेंसिन के थ्रू सर पूछा जाता है मैक्यूलर डेंसा को कौन कौन सी चीजें स्टिमुलेट करेगी, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इन चीजों से ये स्टिमुलेट होता है। लॉस सोडियम होगा, रिलेशन, ये आपको बता रहा है कि होगी एफरेंट ऑक्सीडेशन या फॉर हो जाएगी। सोडियम होगा वो एफरेंट इससे भी ब्लड सोडियम मेंटेन कर, तो आपको पता ना के एक लो बीपी, ठीक है, और एक आपके पास बीटा 1 स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है वो कौन सा बीपी, दिस इज पी वेव एंड देन अपस्लरिंग। तो वुल्फ पार्किंसन में बेसिकली ये साइंस आपको मिलते हैं। वुल्फ पार्किंसन में एक चीज जो आपने याद रखते हैं, ये बंडल ऑफ कैंट होता है। बेसिकली ये आपके पास अगर ऐसे नोड और ये आपके पास एवी नोड है, तो एक यहाँ पे एसेसरी पाथवे साइड से, ठीक है, इधर से
तो बेसिकली क्या होता है कि इस पाथवे के थ्रू इम्पल्सेस वापस पेशेंट रिट्रोग्रेड आना शुरू हो जाती हैं। ये दोनों तरफ आ सकते हैं, या इस पाथवे के थ्रू इम्पल्सेस नीचे वेंट्रिकल्स में आते हैं। तो वुल्फ पार्किंसन इस बेसिक क्या है कि ऐसे से बच जाता है जो कि एवी नोड को बाईपास कर रहा हो, ठीक है। और इसमें ये होता है कि पेशेंट लैंड टेकियारिथमियास में चले जाते हैं। कोई भी एक्टोपिक अगर आएगी ऊपर से एट्रिया से नीचे से इसमें आ सकते हैं। इसलिए याद रखना है जब भी ये वुल्फ पार्किंसन वाले पेशेंट होते हैं ना, इनको अगर आपने बीटा ब्लॉकर्स दे दिए, कैल्शियम क्या हो जाते हैं, इन पेशेंट में रिस्क होता है कि ये वेंट्रिकुलर टैकी में चले जाएंगे। इसलिए इनमें फिर बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि इनमें कौन सी दवाई दी जाए। अगर आपको डेल्टा वेव्स कभी मिल जाए, और ये अक्सर मिस हो जाती है जब पेशेंट का क्यू टैकी चल रहा होता है, तो इसलिए हमने हमेशा एक जिंदगी में रूल रखा हुआ है कि नैरो और वाइड। जब भी नैरो क्यूआरएस हो ना, तब आप बीटा ब्लॉकर दे दो पेशेंट को। लेकिन अगर वाइड क्यूआरएस हो, अमाइडोन दो भाई। कभी ना सस्पेक्ट करो कि यार पेशेंट को इस वक्त मुझे लग रहा है कि एसवीटी है, लेकिन पाथवे है। ये किसी दिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये आप लोगों को वैसे आता नहीं है। तो ये ईसीजी में डेल्टा वेव्स इसमें नजर आती है, आप स्लरिंग और बेसिकली जो आपके पास होता है आर वेव की थोड़ी सी पी के बाद ऐसे आप स्लरिंग आती है। मोस्ट कॉमन इसमें एवी नोडल रीएंट्री टैकिकार्डियाज होते हैं, और अवॉइड एवी नोडल ब्लॉकिंग डेफिनेटली में एब्लेशन करनी है। वाटर सॉल्युबल विटामिन की टाइप्स में B1 है, B2 है, मैंने निमोनिक बताया था, TRN, पहले 3 को याद रखने का। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये उस में डिस्कस भी किया था। प्लेग्रा कराता है, B1 2 होता है वो कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन कराता है, और वर्निकीज, और ये मैंने उस दिन बताए भी थे बेरी बेरी। क्या मैंने डिफरेंस एक बताया था उस दिन को जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे क्लास में, वर्निकीज और कोर्साकोफ में। वर्निकीज में क्या 3 चीजें मैंने बताई थी, ACE बताया था। ए से एटेक्सिया, सी से कंफ्यूजन, ई से ऑप्थेल्मोप्लीजिया एक्सटर्नल, ठीक है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया। तो इनमें अगर पेशेंट का एमनीजिया ऐड हो और कन्फबुलेशन ऐड हो, फिर आप कहते हैं दिस इज कोर्साकोफ। बाकी जिसमें आपने याद रखना है B5 का कुछ भी नहीं याद रखना है, ये पेपर में नहीं आता। B6 याद रखना है। कौन सी एक टीबी की ड्रग से होता है, एनीवन? Which TB drug causes B6 deficiency? आइसोनियासिड, गुड। B7 जो होता है रैग से होता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है रैग से और हाइपोग्लाइसीमिया। B6, B9 और B12 दोनों से सी बेसिकली फोलेट डेफिशिएंसी होती है। दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है, न्यूरोलॉजिकल साइन। और मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल इसमें ज्यादा होंगे, इसमें नॉर्मल होंगे। लाइडोकेन बेसिकली क्या करती है, सोडियम चैनल पे एक्ट करती है जब वो ओपन इनएक्टिवेटेड होते हैं। ये क्लास 1B में आती है, ठीक है। एंटीरिथमिक्स, ये डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में यूज होती है। इसके वजह से यही बहुत है। ये लोकल एनेस्थेटिक भी है। मिडल थर्ड ऑफ इसोफेगस और एओर्टा का क्या है कि इसोफेगस एओर्टिक आर्च के पीछे से होती है, मिडल थोरेसिक रीजन में। यहाँ से आपसे पूछा जाता है इसोफेगस की 4 कंस्ट्रक्शन साइट। पहली क्रिकोफ्रिंजिस के लेवल पे होती है, दूसरी T4 T5 के लेवल पे, तीसरी T5 T7 ये जो लेफ्ट ब्रोंकस का लेवल होता है, और आखिरी डायफ्राम। आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है एओर्टिक कंस्ट्रक्शन भी है। पहली क्रिकोफ्रिंजियस पे ये जब हाथ स्टोर पे ये पास करते हैं भी, उसमें उन्हें देखना होता है लेफ्ट ब्रोंकस और डायफ्राम। आप जल्दी से बता दें T10 T8 पे क्या है और T12 पे क्या है। T8 पे क्या होता है, डायफ्राम में ओपनिंग। T10 तो आपको याद हो गया, इसोफेगस। T8 क्या है, T8 में इंफीरियर वीना क्या है, T12 में क्या है, एओर्टा। ट्यूमर मोस्ट कॉमन इन एडिनोकार्सिनोमा होते हैं ज्यादातर कोलों के अंदर, और इसका ट्यूमर मार्कर CEA है, और उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता आपको। सडन कार्डिक डेथ में पेशेंट की मोस्ट कॉमन काज सडन कार्डिक डेथ इन एरिथमिया। सडन कार्डिक डेथ जब भी आई ना, सडन कार्डिक डेथ, तो उसके याद रखिएगा 2 डिजीज हैं, एक है शॉकेबल, एक है नॉन शॉकेबल।
मतलब जब मरीज आपके सामने कोलैप्स होता है उसके 2 डिग्रीज होते हैं ना, शॉक के में होते हैं वी टेक विदाउट पल्स, एक होता है वी फिप, और नॉन शॉकेबल में पल्सलेस इलेक्ट्रिसिटी और एसिस्टली होता है। ये बात आपने याद रखनी है। व्हाट इज अ प्रॉब्लम ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन रीनल पैथोलॉजी में? उसमें बेसिकली ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, ये इसमें 3 लेयर्स होती हैं, लैमिनार, रेरा, इंटरना, डेंसा, एक्सटर्ना। ये आप यहाँ रख ऐसे प्रोटीन यूरिया होता है, इंटरना एंडोथेलियम के बिल्कुल करीब होती है, और ये चार्ज बैरियर भी है और प्रोटीन बैरियर भी है। नेगेटिव चार्ज चीजों को रिपेल करती है, इसलिए हमारे से निकल नहीं आता। लेकिन जब ये कोई भी इसका कोई डिसऑर्डर होता है, जिस तरह ये मिनिमल चेंज डिजीज है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर होता है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, इसीलिए फिर प्रोटीन इसमें से निकल के नॉर्मली लीक होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मिनिमल चेंज में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की चेंजिंग कुछ नहीं होती, स्ट्रक्चर नॉर्मल होती है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, और इनको करने से पहले बस ये अच्छी स्लाइड मुझे लगी थी काफी। जो आपके डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो इंस्पायरेशन के लिए होते हैं। जो आपकी बॉडी के वेंट्रल होते हैं, डोर्सल वाले इंस्पायरेशन के लिए होते हैं, जो वेंट्रल वाले होते हैं वो एक्सपायरेशन के होते हैं। असल में ना, ये मेडुला जो होता है, इसमें कुछ होते हैं वेंट्रल, कुछ पीछे की तरफ होते हैं डोर्सल। एक वेंट्रल के ऊपर ही होता है बेसिकली प्री बोर्डजोंगर कॉम्प्लेक्स, प्री बोर्डजोंगर, वो नाम आप ये उस बुक के अंदर था, मैंने कौन सी पढ़ी थी, इस बुक का नाम भी भूल गया, बेसिक्स में मैंने पढ़ी थी। तो उस प्री बोर्डजोंगर कॉम्प्लेक्स से बेसिकली इनिशिएट होती है आपकी रेस्पिरेशन, तो डोर्सल सेंटर के करीब ही होता है वो। तो ये याद रखना आपने कि इंस्पायरेशन के जो सेंटर्स हैं वो डोर्सल में, वेंट्रल की एक्सपायरेशन फोर्सफुल, नॉर्मल एक्सपायरेशन आपकी पैसिव होती है, और ये जो एपनियोस्टिक सेंटर है ना, ये रेगुलेट करते हैं डेप्थ, एपनियोसिस कराते हैं। न्यूमोटैक्सिक जो होते हैं वो रेट और पैटर्न को, तो एपनिया में एपनियोस्टिक सेंटर इन्वॉल्व होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आमतौर पे आईसीयू में। आपके पेशेंट जो होते हैं जब आप वेंट से ऑफ कर रहे होते हैं तो एपनिया में जाते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि एपनियोस्टिक सेंटर इनके जो है वो डिसरेगुलेट हुए हुए हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जिसकी वजह से ये बार बार एपनिया में जा रहे हैं, उनकी रेस्पिरेशन होल्ड हो जाती है। सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टुडेज क्लास, और होप सो आपको फायदा हुआ होगा। स्पीड में थोड़ी आज कम थी relatively, and okay, तो today's lecture का आपको फायदा हुआ होगा। एनी फीडबैक? हुआ आपको? चलें, आज मैं थोड़ा स्पीड में नहीं था, ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बेल्स पाल्सी के बारे में आपने 4 बातें याद रखनी है। क्या क्या? इट्स लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, इट्स इडियोपैथिक, इट्स रिवर्सिबल, ठीक है, लोअर मोटर, इडियोपैथिक और रिवर्सिबल, 3 ही बातें याद रखें ये। और इसके बारे में बेल्स पाल्सी रिकरेंट भी हो सकती है, फुली रिकवर्ड हो जाती है विद इन 3 मंथ्स। और इसमें आपने याद रखना है ट्रीटमेंट बेल्स पाल्सी की एंटीवायरल आपने देनी है अगर पेशेंट को हर्पीस जोस्टर है। और ये पता है हर्पीस जोस्टर कैसे प्रेजेंट करता है? ये ईयर के ऊपर पस्ट्यूल्स बनती हैं ईयर पे, ठीक है, इसको कहते हैं रेमसे हंट सिंड्रोम। ऐसे आता है सिनेरियो,
एक 20 ईयर मेल है, उसको ईयर पे लियंस है, और माउथ जो है, एंगल ऑफ माउथ, माउथ एंगल वो डेविएटेड है लेफ्ट साइड पे। तो डायग्नोसिस क्या होगा? आप डायग्नोसिस क्या बनाओगे इसका? एंगल ऑफ माउथ लेफ्ट साइड पे है और ईयर पे वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे अल्सर्स हैं। दिस इज बेल्स पाल्सी नहीं, इसको रेमसे हंट सिंड्रोम कहते हैं, रेमसे हंट सिंड्रोम। ठीक है, ये लिखा हुआ है। herpes zoster orticus होता है वेसिकल्स इन द ईयर प्लस लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी। लाइम कैन प्रेजेंट बट यूजुअली लाइम बाइलेटरल होता है। ठीक है, और एक्यूस्टिक न्यूरोमा में हेयरिंग लॉस होता है। स्टाइलोफेरेंजियस मसल की इनर्वेशन कहाँ से होती है? क्रेनियल नर्व 9 से। ये एमसीक्यूज आता होता है। स्टाइलोहाइड लिगामेंट जो होता है वो कौन सी फेरेंजियल आर्च से आता है? वो सेकंड से आता है। और सेकंड फेरेंजियल आर्च की नर्व सप्लाई कौन सी है? ये आपने याद रखना है, 7th है। और ये उसके मसल्स हैं, कार्टिलेज रिक्टर कार्टिलेज है, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स को इनर्वेट करता है। और पल्मोनरी आर्टरी का जब भी आएगा वो किससे है? 6 से। इवन आपकी जो देखिए फोर्थ आर्च है वो एओर्टिक आर्च, फोर्थ आर्च से एओर्टिक आर्च आती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी आती है। थर्ड आर्च जो है वो कॉमन और प्रॉक्सिमल इंटरनल कैरोटिड बनाती है। फर्स्ट और सेकंड से मैक्सिलरी और हाइड आर्टरीज आती हैं। सिक्स आर्च से पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टरियोसस आता है, और ये सप्लाई होती है रिकरल लेरेंशियल नर्व से। ये याद रखते हैं। आपको पता है कभी कभी पीडीए का सिनेरियो आता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, और पूछा जाता है ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये किस आर्च से है? जो कौन सी आर्च होती है? कौन सी आर्च होगी? अभी बताया है, टाइप किया करें आप लोग, सो रहे हैं। 6, शाबाश। पेशेंट को एसिमेट्रिक लिप की ड्रूपिंग है फॉलोइंग सम मैंडिबुलर और मैंडिबुलर सर्जरी। तो कौन सी नर्व डैमेज है? ये बेसिकली मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ फेशियल नर्व, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व डैमेज हो गई है। ठीक है, लोअर लिप ड्रूपिंग है सब मैंडिबुलर सर्जरी के बाद फेशियल नर्व की जो मैंडिबुलर डिवीजन है वो लोअर लिप को जो सप्लाई कर रही है वो हो गई है। ये फेशियल नर्व की ब्रांच है, याद रखते हैं, मार्जिनल मैंडिबल। स्टिलेट गैंग्लियन जो होता है वो, इसको सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियन भी कहते हैं। ये सिंपैथेटिक पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन की फॉर्मेशन से होता है, और ये बेसिकली स्टिलेट गैंग्लियन सिंपैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड करता है हेड नेक अपर लिम्ब को, और इसका लेवल होता है C7 to T1। ठीक है, और ये वेसोमोटर टोन और पेन सिंड्रोम के अंदर इसका रोल है। अच्छा, ये काफी सारे ना आपकी जो वर्टिब्रा होती है स्पाइनल कॉर्ड, इसके आगे पीछे ना गैंग्लियंस पड़े होते हैं, इसको कहते हैं पैरावर्टिब्रल। फिर कुछ थोड़े से आगे जाके होते हैं उनको सर्वाइकल कहते हैं। कुछ ऑर्गन्स के बिल्कुल टिश्यू के पास पड़े होते हैं। तो ये काफी सारी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें सिंपल ये याद रखें कि ये जो स्टीलेट गैंग्लियन है इट्स अ टाइप ऑफ पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, सिलिक गैंग्लियन इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन। ये एब्डोमिनल विस्टास को जाता है, सुपीरियर सर्वाइकल फेशियल ग्लैंड्स को जाता है और प्यूपल्स को जाता है, और ये सबसे ज्यादा डैमेज होता है हॉर्नर सिंड्रोम, इसी की वजह से होता है। ठीक है, डॉर्सल रूट और टिरिकोपैलाटाइन गैंग्लियन ये सिंपैथेटिक, टिरिकोपैलाटाइन तो पैरासिम्पैथेटिक है, इसको आप भूल जाएं। डॉर्सल रूट आपको पता है सेंसरी होता है, ये इनवॉल्व होता है सिफिलिस के अंदर। लिम्बिक सिस्टम में कौन सी स्ट्रक्चर पार्ट होती है? वो बेसिकली करेक्ट आंसर में ये सारे अगर दिए हो ना तो आपने याद रखना है हिप्पोकैम्पस को आप चूज करें हमेशा, ये इन्फेक्शन के साथ लिंक होता है। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक बेसिकली क्या होता है? जब भी किसी पेशेंट को फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जो कि लेस देन, कुछ बुक कहती है 24 आवर्स, लेकिन नई गाइडलाइंस में है वो लेस देन आवर्स हो। ठीक है, अभी जो नई गाइडलाइंस आई है वो लेस देन आवर, और इसमें भी आपने पेशेंट को क्लोपिडोग्रिल पे घर में भेजना होता है। और अगर इसको बाज़ औक़ात मिग्रेन की ऑरा की तरह भी होता है। ठीक है, लेकिन उसमें फ्लशेस होंगी, लॉस नहीं होगा, कोई भी वीकनेस नहीं होती। और टॉट पैरालिसिस भी होता है, उसमें क्या होता है पेशेंट बिल्कुल स्टिल हो जाता है और कुछ टाइम के लिए होता है।
ठीक है, लेस देन 24 आवर्स की गाइडलाइंस में कुछ में आता है। इसमें ABCD 2 स्कोर भी यूज होता है। ABCD में A से आप पेशेंट की एज देखते हैं, B से ब्लड प्रेशर, C से करेक्टर कैसा है और D से डायबिटीज। जब पे डायबिटीज दिया हो ना तो इसका स्कोर 2 होता है और फिर हम उसको थोड़ा सा देखते हैं पेशेंट का MRI करवाइए। आर यू पीपल विद मी? रेस्पिरेटरी में मार रहा हूँ। ओके, सिमेट्रिकल असेंडिंग पैरालिसिस के साथ यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक पेशेंट है, अगर उसको असेंडिंग पैरालिसिस है और हाइपोरिफ्लेक्सी है, उसमें डायग्नोसिस क्या होगा? सबसे पहले हिस्ट्री में होना चाहिए म्यूकोजल इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद ये वीकनेस सिमेट्रिकल है, तो फिर आप सोचेंगे दिस इज GBS। और ये ज्यादातर कंपाइलोबैक्टर जिजनी जो कि ब्लडी डायरिया करवाता है, ठीक है, उसके बाद होता है। ये आपने याद रखना है। इसी का एक दूसरा DD है बॉटुलिज्म। उसमें इसमें पैरालिसिस टांगों से स्टार्ट होता है। बॉटुलिज्म में पैरालिसिस प्यूपल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और पोलियो जो होता है वो एसिमेट्रिक होता है, वो एक टांग को इन्वॉल्व करेगा। अब पेशेंट है, उसको डिफिकल्टी है और एज एज वैसे 45 पे, तो एज 95 इस सिनेरियो में होनी चाहिए, ठीक है। उसको रीडिंग न्यूज़पेपर, नियर बाई टेक्स्ट को देखने में मसला आ रहा है, तब इसका डायग्नोसिस प्रेस बायोपिया होगा। प्रेस बायोपिया मिड 40s में नहीं होता, 50s के बाद जाके होता है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस विजन रिमेन्स नॉर्मल और बाकी रिफ्रैक्टिव एरर से हम इसी तरह करते हैं। मायोपिक से याद रखें ये सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश किस तरह? सेल्फिश बंदा क्या होगा, उसको करीब की चीजें नजर आएंगी अपने काम की, तो वो क्या कहेगा, इनको नियर विजन इनका ठीक होता है, डिस्टेंस में मसला होता है, ठीक है। मायोपिक को याद रखिए सेल्फिश है। हाइपर आपको इनडायरेक्टली दूसरी तरह वैसे ही याद हो जाएगा। अच्छा, during the which phase of cell do liver cells typically divide in injury? ये G1 to S फेज होती है। इसमें ना आपको कुछ बात पता हो कि बॉडी के कुछ सेल्स हैं जो परमानेंट है, वो G0 फेज में रहते हैं। पता है कौन कौन से हैं? कौन से 3 सेल्स बॉडी के परमानेंट हैं, कोई बता सकता है? एक तो न्यूरॉन है, एक चलो मैं और बताता हूँ, CVS के सेल्स हैं। तीसरे कौन से हैं? तीसरा कौन सा है? स्केलेटल मसल, ठीक है। कुछ होते हैं जो G1 से S फेज में जा सकते हैं, उसमें आपके आते हैं लिवर के सेल्स, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स। खास तौर पे ये जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होती है ना किडनी में, वो इसी वजह से पेशेंट AKI से रिवर्स हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कुछ सेल्स होते हैं जो कि हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं, वो होते हैं आपके इंटेस्टाइन्स के सेल्स, ठीक है। और इसमें ये हेपेटोसाइट्स हैं, ये कैपेबल होते हैं G1 से S फेज में जाने के। बाकी ये फेजेस हैं। एम फेज होती है जिसमें मियोसिस होती है। एम फेज के क्या सिनेरियोज आते हैं पता है? एम फेज फॉर एग्जांपल जिसमें दो में डिवाइड होना है आपकी क्रोमोसोम्स ने, ठीक है। तो इसमें ये स्पिंडल्स इन्वॉल्व हैं। आप लोगों में से कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो इन स्पिंडल्स पे एक्ट करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, और इनको डिवाइड नहीं होने देती? किसी ड्रग का नाम पता है? एक तो टैक्सेन्स है, ट्यूमर की ड्रग। उसके अलावा चलो एक और बता दूं मैं, या कोई बताएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स पे कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं? एक तो कॉल्चिसिन है। चलो अब और एक और बता दो, एक अल्बेंडाजोल है, ठीक है। और आखिरी ग्रिसियोफल्विन है। ये 4 ड्रग्स हैं जो एम फेस में एक्ट करती हैं, ठीक है। इसमें यही MCQs आपको आता होता है एम फेस का। कोगुलेटिव नेक्रोसिस ज्यादातर आपको किधर मिलती है? इस्कीमिया के बाद, जब इस्कीमिया हो उसके बाद होती है। और इसमें आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है, क्योंकि कहा जाता है इसमें जो प्रोटीन्स होती है ना बॉडी के, जैसे ये प्रोटीन है, ये उनकी नेक्रोसिस करवा देती है, तो आर्किटेक्चर पूरे का पूरा शेप उसी तरह रहती है। कौन सा कीमोटैक्सिस के लिए व्यवहार होता है? C5A बेसिकली,
C5a और इंटरल्यूकिन 8 और C3a, ये सब कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें याद रखते हैं C3b, ठीक है, ये ऑप्सोनाइजेशन में, और C5b ये कॉम्प्लेक्सेस, C5b से लेके खासतौर पे C5 से लेके C9 तक ये मैक बनाते हैं। मैक क्या होता है? ये सेल है ना, ये सेल के अंदर होल बनाते हैं। और जो C3 होता है कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होता है। C3b और IG जी ए ऑप्सोनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। C3a C5a कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होती है। ये नीचे वही लिखे हुए हैं सारे। ग्रेनोमा में मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ग्रेनोमा, ये दिस इज CPSP फेवरेट टॉपिक। देखिए, आपके ना टी हेल्पर 1 सेल्स बेसिकली ये क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करते हैं और मैक्रोफेजेस कन्वर्ट हो जाते हैं एपिथेलियाइड सेल्स में। ये जो मार्कर होता है ना, बेसिकली ये इंटरफेरॉन गामा होता है। एपिथेलियाइड सेल पे टी हेल्पर सेल को दोबारा स्टिमुलेट करते हैं, वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज करते हैं। ये बात बच्चों अपने जहन में याद रखनी है कि टी हेल्पर 1 सेल्स और एपिथेलियाइड सेल्स, यहाँ से इंटरफेरॉन गामा आ रहा है और इधर से ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो कौन सी इनमें से चीज डिसरप्ट होगी तो ग्रेनोमा रप्चर कर जाएगा और बेसिकली टीबी फैल जाएगा। पता है इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा जब भी किसी मरीज को दिए जाते हैं उससे पहले क्या कराया जाता है? टीबी का टेस्ट कराया जाता है। क्योंकि अगर आपने पेशेंट का ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा बंद कर दिया, इसीलिए तो ग्रेनोमा को बंद किया हुआ था, तो वो क्वांटिफेरॉन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए करवाते हैं बेसिकली ताकि कहीं पेशेंट को टीबी तो नहीं है। दरमियान में टीबी को आगे पीछे एपिथेलियोइड सेल ने घेरा हुआ था, आपने एपिथेलियोइड सेल को जो मेंटेन करने वाला एक लूप है उसको डिसरप्ट कर दिया, TNF उड़ा दिया, तो ये टीबी बीच में से डिसेमिनेट कर जाएगा। जब भी पेशेंट को नेजल सेप्टम में डिस्ट्रप्शन हो और साथ पेशेंट का पैरेस्थीजिया हो, ठीक है, ये इनकम्प्लीट सिनेरियो है, ठीक है। तो पैरेस्थीजिया के साथ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होना, फिर आपने सोचना है लेप्रेसी का। अदरवाइज सेम सिनेरियो के अंदर अगर हीमाचूरिया हो ना, तो ये वैगनर्स ग्रानुलोसिस है। DIC किस टाइप ऑफ शॉक के साथ होती है? ज्यादातर ये सेप्टिक शॉक के साथ होती है। वॉन करके डिजीज में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं। which enzyme is deficient in glucose 6 phosphate deficiency, और उसकी क्लिनिकल ये बेसिकली ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करना होता है, और ये आगे बेसिकली NADPH के सिंथेसिस में पाथवे इन्वॉल्व होता है। ये आगे राइबोलोज पाथवे में भी जाता है और वो आगे पायरिमिडीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के जो एंजाइम है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो NADPH नहीं होगा, NADPH नहीं होगा तो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा तो RBCs टूट जाएंगे, RBCs टूटेंगे तो हाइंस बॉडीज आएंगी और वाइट सेल्स बनेंगे। तो मार्कर क्या होगा? जब भी RBCs टूटती है, मैंने आपको बताया था LDH ज्यादा होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी ज्यादा होगा, और क्योंकि RBCs जब भी टूटते हैं हीमोग्लोबिन रिलीज होती है, वो क्या करती है? ये हेप्टोग्लोबिन जा रही है ना, ये भी फ्री हेप्टोग्लोबिन है, तो ये हीमोग्लोबिन इस हेप्टोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। तो जो आप पेशेंट का टेस्ट भेजते हैं ना, आप चेक करते हैं फ्री हेप्टोग्लोबिन, फ्री हेप्टोग्लोबिन के लेवल क्या हो जाएंगे आप खुद बताएं मुझे। टू मच हीमोग्लोबिन इसके साथ बाउंड हो जाएगी तो फ्री हेप्टोग्लोबिन क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? टू मच हेप्टोग्लोबिन बाउंड होगी है ना हीमोग्लोबिन के साथ, RBCs टूट रहे हैं, तो फ्री हेप्टोग्लोबिन क्या हो जाएगी? नहीं समझ आई मेरी बात? नहीं समझ आई मेरी बात? देखिए, RBCs टूट रहे हैं तो RBC से टू मच हीमोग्लोबिन निकल गई, यस इट विल डिक्रीज। HIV के पेशेंट में जब भी रैश आए म्यूकोजा में और इस तरह की,
आपने हर्पीज HH8 सोचना है। रोल नंबर 8 से याद रखें उसको कापोसी सार्कोमा। तो 8 से याद रखें HHV8 में कापोसी सार्कोमा एड्स के पेशेंट में होता है, वाइलिशियस रैश होती है। स्केफाइड बोन के फ्रैक्चर का की फीचर क्या होता है? आउटस्ट्रेच हैंड पे आप गिरेंगे तब ये होता है, ठीक है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में होता है बेसिकली टेंडरनेस। इसकी वजह ये होती है, ये स्केफाइड बोन है ना, इसका ये प्रॉक्सिमल पार्ट है और इसका ये डिस्टल पार्ट है। कहा ये जाता है इसकी ब्लड सप्लाई डिस्टल एंड से आती है और फिर प्रॉक्सिमल को ब्लड फ्लो डिफ्यूजन के थ्रू आता है इधर से। तो जब भी आप गिरते हैं तो ये ब्लड सप्लाई उड़ जाती है। तो डिस्टल पार्ट तो ठीक रहता है, लेकिन प्रॉक्सिमल पार्ट की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल पार्ट में ब्लड सप्लाई होती है। डेल्टाइड मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इसका कॉमन तरीका याद रखने का ये है, ये देखें, डेल्टाइड को सप्लाई करती है C5 C6 एक्सिलरी, ठीक है। और ये कॉमनली फ्रैक्चर कब होती है, कोई बता सकता है? शोल्डर की डिसलोकेशन से, ठीक है। शोल्डर की डिसलोकेशन सबसे ज्यादा कॉमन किस तरफ होती है? एंटीरियर, ठीक है। कौन सी नर्व इंजरी होती है? लॉस ऑफ फुट इवर्जन। इसका निमोनिक याद रखें, पैड और टिप। पी से याद रखें पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल बेसिकली, और टी से याद रखें टीबियल, ठीक है। तो पेरोनियल नर्व क्या करती है? इवर्जन, ये मैं आपसे पूछूंगा अभी, और डॉर्सिफ्लेक्शन। टिबियल जो होती है वो इनवर्जन फुट की करती है और प्लांटर फ्लेक्शन करती है, ठीक है। अब देखिए, वो कहता है लॉस ऑफ फुट इवर्जन, इवर्जन उसकी उड़ गई है, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? आप बताएं, कोई भी एक बच्चा टाइप करे। अगर आप सो नहीं रहे तो आपको समझ आ जाना चाहिए। पैड है ना, पेरोनियल, शाबाश। अगर मैं कहूँ एक पेशेंट है, चलो आप लोग मुझे बताओ, एक पेशेंट है उसकी प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी, प्लांटर फ्लेक्शन, आपके जहन में क्या निमोनिक आया? टिप, TIPP, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो रही। यस, सर ने हमें बताया था टीबीएल है, ठीक है। इजी हो गया, समझ आ गया? किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो इसके साथ आप इतने ज्यादा निमोनिक्स आगे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। Which structure passes through the aortic opening at T12 level? वो बेसिकली एओर्टा होती है, थोरेसिक डक्ट होती है और एजाइगस वेन। साथ ही आप याद रखें बाकी सारी ओपनिंग से, T8 से IVC, T10 से इसोफेगस, T12 से एओर्टा। The left gastric vein drain into portal vein, yes, ये याद रखते हैं आपने। मैंने उस दिन कल भी शायद बताया था, जो सिलिक ट्रंक होती है ना, सिलिक ट्रंक, इसकी 3 आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन नहीं हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो जो आपकी होती है सिलिक वेन जो होती है वो अपोजिट होती है, ठीक है। जो वेन होती है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन बेसिकली वो, ये, अच्छा, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो अपोजिट होती हैं। तो वेन जो होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन का जब भी आपसे पूछा जाएगा वो आपने याद रखना है, वो सीधी पोर्टल वेन में आती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि पोर्टल हाइपरटेंशन वेरिसेस बनाती है, मैं आल्सो एनएस। और यही लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो होती है, ये बेसिकली मैं यही बताना चाहा था, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ना, ऊपर से इसोफेजियल वेन आ रही होती है, ये दोनों आपस में एनास्थेमोसिस बनाती हैं। ये क्योंकि पोर्टल वेन में आती है और ये एजाइगस वेन में, तो किसी वजह से अगर पोर्टल प्रेशर बिल्ड अप हो जाए, रेज्ड हो जाए, तो आप खुद सोचें ये पोर्टल प्रेशर रेज्ड है, ठीक है। अब लॉजिक समझे, पोर्टल प्रेशर ज्यादा होगा, ये पीछे ड्रेन ही नहीं होगी, ये सारा ब्लड इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वेस्कुलर ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये डायलेटेड आपको नजर आती हैं, इसको टॉर्चर वेन कहते हैं,
ये वेरिसेस होती हैं, टॉर्चस वेन्स को कहते हैं। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस की ग्लैंडुलर फीवर मतलब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या है, ये उसका एक डायग्नोस्टिक है। और इसका टेस्ट कौन सा करवाया जाता है, मोनोस्पॉट टेस्ट, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, जब भी सोर थ्रोट हो ना और उसके साथ स्प्लीन एनलार्ज हो, ऑलवेज थिंक ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। इस सिनेरियो आता होता है। आईवी रूट से बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है जब भी कोई ड्रग दी जाए। लाइपोमा हाइपोक्लीमिया क्यों कराता है, टू मच सेक्रेटरी डायरिया होता है, टू मच जब वाटर एक्सक्रीट होगा तो पोटेशियम भी साथ जाएगा, वाटरी डायरिया। इसका निमोनिक होता है WADH, वाटरी डायरिया, ठीक है। ए से ए क्लोरोहाइड्रिया, ए क्लोरोहाइड्रिया का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम रिलीज होता है। डी से डायरिया और एच से हाइपोक्लीमिया, ये आपने याद रखना है, इसका निमोनिक लिखा भी है। डी से डिहाइड्रेशन है, सॉरी। और इसमें क्या होता है, VIP के लेवल रेज्ड होते हैं और हाइपोक्लीमिया पेशेंट को साथ होता है। आप ऑक्ट्रियोटाइड दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, VIP को सप्रेस करता है, सर्जरी भी बाजुकात करनी पड़ती है। और इसका एसोसिएशन है MEN1 सिंड्रोम के साथ। MEN1 में क्या तीन चीजें, 3 P's होते हैं, पिट्यूटरी के ट्यूमर्स, पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स और पैराथायराइड, ठीक है, ये याद रखना है। इसी तरह MEN2 में क्या होता है, किसी को पता है, पैराथायराइड, थायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, ये MEN2 होता है। और MEN3 में क्या होता है, थायराइड, फियोक्रोमोसाइटोमा और मार्फेनाइड हैबिटस, ये MEN3 होता है, ये याद रखना।